हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे टीचिंग ऑफ पोइट्री अर्थात कविता शिक्षण। हिंदी में काव्य, पद्य और कविता प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें थोड़ा भेद होता है। काव्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग साहित्य के लिए होता है। संस्कृत में काव्य साहित्य के दो भेद किए गए हैं, पद्य काव्य और गद्य काव्य। पद्य का अर्थ छंदोबद्ध रचना से होता है, पद्य में से कविता इस अर्थ में भिन्न होती है कि कविता छंदोबद्ध भी हो सकती है और छंद रहित भी। इस प्रकार प्रत्येक पद्य रचना कविता होती है, परंतु कविता पद्य हो ये आवश्यक नहीं है। अब हम लोग जानेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्री अर्थात कविता का अर्थ एवं महत्व। संस्कृत में कविता का श्रव्य कहा जाता है। इस श्रव्य काव्य के स्वरूप के बारे में संस्कृत आचार्यों में बड़ा मतभेद है। जहाँ तक इस काव्य के शरीर की बात है, सभी आचार्य शब्द और अर्थ को इसके शरीर मानते हैं, परंतु उसकी आत्मा के विषय में मतभेद हैं। कुछ विद्वान ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और बात को चमत्कारपूर्ण ढंग से कहने को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। कुछ विद्वान रीति अर्थात शब्दों के नियमित और संगठित प्रयोग को काव्य की आत्मा मानते हैं। कुछ विद्वान अलंकार अर्थात अर्थ की प्रीति के भावों की अनुभूति में चमत्कार पैदा करने वाली युक्तियों को काव्य की आत्मा मानते हैं। कुछ विद्वान रस अर्थात किसी भावना की सांद्र अनुभूति की प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाले भावों को काव्य की आत्मा मानते हैं। हिंदी में कविता का अपना स्वरूप विकसित हो रहा है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल के प्रथम चरण तक उसका स्वरूप छंदोबद्ध ही रहा है, परंतु उसके बाद बहुत से कवि ऐसे हुए हैं जिन्हें छंदों का बंधन स्वीकार नहीं हुआ। कुछ तो गद्य काव्य लिखने की ओर प्रवृत्त हुए, परंतु रसविहीनता कविता की कल्पना आज भी नहीं की जा सकती है यदि वह श्रोता अथवा पाठक के हृदय को स्पर्श करके उसे यथा भाव की सांद्र अनुभूति नहीं कराती है तो उसे कविता नहीं कहा जाएगा। हिंदी के अनेक विद्वानों ने इसे परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के रागात्मक तत्व पर सबसे अधिक बल दिया। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने उसके रागात्मक तत्व के साथ साथ उसके प्रयोजन पर भी बल दिया। उनके शब्दों में कविता वह साधन है जो शेष सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करती है। उन्होंने कविता को एक और ढंग से भी परिभाषित किया है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कवि वर जयशंकर प्रसाद ने कविता को आत्मा की संकलात्मकता अनुभूति कहा है। पंडित रामदहिन मिश्र के शब्दों में सहृदय के शब्दों की अलाहत
रुचिकर रचना काव्य है। श्रेष्ठ निबंधकार बाबू गुलाब राय ने कई तत्वों पर बल दिया है। उनके शब्दों में काव्य संसार के प्रति काव्य की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। विद्वानों द्वारा दी गई कविता की ये परिभाषाएं हिंदी कविता के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। इनमें न छंद की बात कही गई है, न अलंकार की बात कही गई है, न किसी अन्य तत्व की बात कही गई है। इनमें केवल एक बात पर बल दिया गया है, वह है अभिव्यक्ति की हृदय स्पर्शी प्रभाव उत्पादकता पर, जिससे यथा भाव की गूढ़तम अनुभूति हो सके। इसे ही दूसरे शब्दों में सौंदर्यानुभूति, रसानुभूति और रागात्मकता कहा जाता है। इस प्रकार राग ही कविता का मुख्य लक्षण होता है। मानव जीवन में कविता का बड़ा महत्व है। किसी भी जाति के साहित्य का मुख्य भाग उसका काव्य साहित्य ही होता है। हमारा धर्म और दर्शन तो प्रायः काव्य के रूप में ही अभिव्यक्त है। हमारे धर्म और दर्शन का प्राण गीता, संस्कृत पद्य और रामचरितमानस हिंदी कविता के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं। कहते हैं जो शक्ति तलवार में नहीं है वह साहित्य में होती है। कविता सीधी हृदय पर चोट करती है। इसमें सुख दुखादि की अनुभूति उनकी अधिकतम सीमा में होती है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी कविता का एक बड़ा महत्व है। कविता के पठन से पाठकों को भाषा के विविध रूपों, अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों और समाज तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। वे जाति विशेष के धर्म और दर्शन से परिचित होते हैं और अपने देश, जाति और धर्म के प्रति उनमें स्थायी भाव का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, कविता के मूल तत्व। कविता भाव प्रदान होती है। इसके माध्यम से मनुष्य अपनी हृदयगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। कविता के माध्यम से जिन विचार, भाव अथवा नीति की अभिव्यक्ति होती है वह कविता का भाव तत्व कहलाता है। कुछ विद्वान इसे अनुभूति तत्व भी कहते हैं, परंतु कविता के माध्यम से अभिव्यक्त विचार एवं भावों की गूढ़तम अनुभूति तभी संभव है जब कविता की भाषा शैली उपयुक्त हो और उसमें शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से किया गया हो और भाव विशेष की अभिव्यक्ति के लिए छंद विशेष का चयन किया गया हो। कभी कभी बिना छंद के भी कविता प्रभावशाली होती है, परंतु उसमें राग तत्व का होना आवश्यक है। कल्पना के योग से अलंकार योजना और प्रस्तुत अप्रस्तुत, मूर्त अमूर्त एवं जड़ चेतन के विधान से तो कविता कामनी में चार चांद लग जाते हैं। ये सब कविता का कला तत्व कहलाता है। जो विद्वान भाव तत्व को अनुभूति तत्व कहते हैं वे इस कला तत्व को अव्यक्त तत्व कहते हैं। इस प्रकार कविता के मूलतः दो तत्व होते हैं, भाव तत्व यानी कि अनुभूति तत्व और कला तत्व यानी कि अभिव्यक्ति तत्व। कविता के भाव तत्व के अंतर्गत उसके माध्यम से अभिविचार, भाव और नीति आती हैं। कविता के श्रवण एवं पठन से श्रोता एवं पठनकर्ता के हृदय में जिस रस का संचार होता है वह भी कविता के भाव तत्व के अंतर्गत आता है और कला तत्व के अंतर्गत शब्द योजना, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार और प्रस्तुत, अप्रस्तुत, मूर्त, अमूर्त एवं जड़, चेतन, विधान आदि आते हैं। जिस कविता में भाव तत्व और कला तत्व का जितना अधिक परंतु समुचित योग होता है वह कविता उतनी ही अधिक अच्छी होती है।
यहाँ इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अलंकार आदि के अनावश्यक बोझ से कविता का भाव पक्ष गौड़ पड़ जाता है और तब यह अपने प्रयोजन में खरी नहीं उतरती है। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। कविता भाव तत्व और कला तत्व। भाव तत्व को इन्होंने 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो भाव तत्व में कौन कौन से तत्व में बांटा गया है? विचार, भाव, नीति और रस। इसके बाद शब्द योजना, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, मूर्त, अमूर्त, जड़, चेतन, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब हमारे आते हैं भाव तत्व के अंतर्गत। ये सभी चीज़ें आती हैं, है ना। और कला तत्व के अंतर्गत क्या रहता है? शब्द योजना, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, मूर्त, अमूर्त, जड़, चेतन, विधान आदि तत्व आते हैं। ठीक है। और भाव तत्व में विचार, भाव, नीति, रस, ये चीज़ें आती हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। कविता शिक्षण के उद्देश्य। किसी भी विषय के शिक्षण उद्देश्यों 2 बातों पर निर्भर करते हैं। एक यथा विषय के शिक्षण उद्देश्यों पर तथा दूसरी तथा उपविषय पर प्रकृति पर। मातृभाषा के उद्देश्यों के विषय में हम कविता की प्रकृति पर और विचार करते हैं। कविता का मूल तत्व है राग और उसके गौड़ तत्व हैं छंद, अलंकार और रस। कविता सौंदर्य बोध का श्रेष्ठ साधन है। कविता शिक्षण से बच्चों को भाषा के विभिन्न रूपों का ज्ञान होता है। शब्द योजना, छंद और अलंकार का ज्ञान होता है और रसों की अनुभूति होती है। कविता मनुष्य के हृदय पर सीधा प्रभाव करती है। इसके द्वारा मनुष्य के संवेग जागृत होते हैं, उसकी रुचियों और अभिवृत्तियों में विकास होता है। कविता शिक्षण से बच्चों में कविता और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। उनकी चित्तवृत्तियों का परिमार्जन होता है। वे उच्च आदर्शों को ग्रहण करते हैं और उनमें सामाजिक आदर्श अनुकूल आचरण करने की अभिव्यक्ति का विकास होता है और ये सब कविता शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ये कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। ये हमारे इसके अंतर्गत ये हमारे 3 प्रकार के ये हमारे उद्देश्य होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।